हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी राजस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि पीटीईटी और प्री बीएसटी जो एग्ज़ाम होता है उसमें आने वाले शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों को किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इस प्रकार के प्रश्नों का उद्देश्य क्या है या शिक्षण अभिरुचि का तात्पर्य क्या है। इस प्रकार के प्रश्नों का सीधा सीधा सा हम मतलब ले सकते हैं कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है वो ये जानना चाह रहे हैं कि आप एक शिक्षक बनने के लिए कितने लायक हैं। क्या आपकी जो सोच है, जो आपके विचार है वो एक शिक्षक की भांति है अथवा नहीं। इस चीज़ के बारे में इस परीक्षण के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का हल देते समय हमें क्या करना चाहिए। हमें एक आदर्श व्यक्ति के समान सोचना चाहिए। एक आदर्श शिक्षक जो होता है वो किस प्रकार से सोच सकता है, वही सोच हमारी इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय होनी चाहिए। अगर हमारी सोच इस प्रकार से रहेगी तो निश्चित रूप से हम अधिक से अधिक प्रश्नों को सही कर पाएंगे। अब देखिए, हम देखते हैं कि प्रश्नों का जो पैटर्न है, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं। इसमें होता है प्रश्न, एक प्रश्न आपके सामने होता है, उसके चार विकल्प आपके सामने होते हैं। आपके सामने चार विकल्प होते हैं, 1, 2, 3 और 4। उन चारों विकल्प में से एक विकल्प का चुनाव करने पर आपको मिलेंगे 0 अंक। किसी अन्य विकल्प के लिए होगा 2 अंक, किसी एक विकल्प के लिए होगा 3 अंक और किसी एक विकल्प के लिए होगा 1 अंक। यानी आप किसी भी विकल्प का चुनाव करेंगे तो आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अंक मिलेगा। एक में तो आपको मिलेगा 0। इसके अलावा बचे हुए 3 अंक जो विकल्प है उसमें से करते हैं तो आपको निश्चित कुछ ना कुछ अंक मिलेगा। हम प्रयास करेंगे कि आप 3 में से 3 अंक ला सके उस प्रश्न के अंदर, इस तरीके से आपकी सोच विकसित हो सके। अन्यथा आप कम से कम 2 नंबर तो हर प्रश्न के अंदर अर्जित कर पाएं। इस प्रकार से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से हमें इन प्रश्नों के साथ डील करना है, किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना है। तो देखिए, पहले प्रश्न से चलते हैं हम। समाज में हो रहे पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प। पहली चीज इसने पूछा है सर्वश्रेष्ठ विकल्प, यानी चारों में से एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनना है। प्रश्न में अगर उक्त में से कोई नहीं है तो अधिकांश प्रश्नों में ये आंसर होगा नहीं। अब समाज में हो रहे पतन, समाज में हो रहे पतन का मतलब है कि समाज के अंदर जो गलत चीजें प्रचलित हो गई है, जैसे कि बोली के अंदर परिवर्तन हो गया है, बोली का स्तर गिर गया है। जिस प्रकार से हम संयुक्त परिवार में रहते हैं वो धीरे धीरे एकल परिवार में होते जा रहे हैं। इस प्रकार से सभी आपस में एक दूसरे से कटे हुए रहते हैं, छोटी सी बात पे लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो पतन हो रहा है समाज का, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, शिक्षक द्वारा सदाचरण ये एक विकल्प हो सकता है, लेकिन इसके द्वारा केवल निश्चित क्षेत्र के अंदर ही उसका प्रभाव दिखेगा। कठोर दंड कभी किसी चीज का हल नहीं होता है। दंड हम देते हैं तो वो गलत है बिल्कुल। उक्त में से कोई नहीं होगा। नैतिक शिक्षा, अगर हम नैतिक शिक्षा पढ़ाए, यहाँ नैतिक शिक्षा के बारे में हम जानकारी दे दें कि क्या सही है क्या गलत है, तो निश्चित रूप से इसका एक बहुत बड़े एरिया पे प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए हम इसका आंसर लगाएंगे नैतिक शिक्षा। चलिए आगे देखिए, हो सकता है इसमें इसमें हमें 3 नंबर मिलेगा। शिक्षक द्वारा जो सदाचरण वाला है इसमें हमें 2 अंक मिलेंगे, और कठोर कठोर दंड है इसमें 1 अंक मिल सकता है, और उक्त में से कोई नहीं, इसमें 0 अंक मिलेगा। इस प्रकार से ये सॉरी, इसमें 0 अंक मिलेगा कठोर दंड वाले में, और उक्त में से कोई नहीं अगर हम लगाते तो शायद हमें 1 अंक मिलेगा। जिस प्रकार से भी वो आंसर रखते हैं, लेकिन जो 3 नंबर है वो हमें मिलेगा नैतिक शिक्षा के अंदर। अगला देखिए, छात्र द्वारा छात्र संघ चुनाव कराने का दबाव पड़ने पर प्राचार्य के रूप में आप क्या करेंगे। अब यहाँ प्राचार्य की बात हो गई है, तो अपने आप को एक प्राचार्य के आदर्श प्राचार्य मानना है। क्या मानना है आपको, एक आदर्श प्राचार्य मानना है। तो यहाँ पे हम देखिए, चुनाव नहीं होने देंगे, चुनाव नहीं होने देंगे तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे लोकतंत्र खत्म होता है। लोगों का मत होता है वो जो अपना नेता चुनते हैं और वो बात रखता है उनकी प्राचार्य के सामने, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए, उनकी समस्या को जानकर समाधान करेंगे, बिल्कुल ये हल हो सकता है। तटस्थ रहेंगे, तटस्थ का मतलब है कि अपने आप अपनी बात पे अड़े रहेंगे, न उनकी सुनेंगे न उनकी सुनेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। कोई नहीं, हमारा विकल्प गलत हो ही जाता है।
ये दो विकल्प रखते हैं, या तो चुनाव नहीं होने देंगे या उनकी समस्याओं को जानकर उनका समाधान का प्रयास करेंगे। तो सबसे बेहतरीन होगा कि हम उनकी समस्याओं को जानेंगे कि उनकी क्या समस्या है और उनकी समस्याओं के समाधान को प्रायोरिटी देकर के उनकी समस्याओं का समाधान हम कर देंगे। अगला प्रश्न है, आपकी पुत्री का विवाह होने वाला है, वर पक्ष आपसे क्या मांग रहा है, दहेज मांग लिया आपसे। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? ठीक है ना। अभी देखिए इसमें पुराने आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि सामने गिड़गिड़ाने लग जाते हैं, या दहेज देने के लिए क्या ले लेते हैं, ऋण ले लेते हैं, या दहेज की मांग करने की नहीं लेने के लिए उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे और अन्य लड़के से उसकी शादी करने पर विचार करेंगे। तो देखिए यहाँ आप देख करके एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये और ये जो ऑप्शन है ये उतने बेहतर नहीं है जितने कि तीसरा और चौथा ऑप्शन है। ठीक है ना, इतना तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, बिल्कुल देख करके प्रश्न पढ़ करके आपको समझ में आएगा कि तीन या चार में से एक होगा। तीन कहीं ना कहीं पे सही है कि दहेज नहीं लेने के लिए उन्हें समझाएंगे, लेकिन हो सकता है उस समय मान जाए लेकिन बाद में उसको परेशान करे लड़के को। तो इसके साथ नहीं जा करके हम जाएंगे कि अन्य लड़के के साथ उसकी शादी कर दी जाए, ताकि वो दहेज की जो समस्या है वो समाप्त हो जाए। मान लीजिए कोई लड़का आपको ऐसा मिल गया जो दहेज नहीं लेना चाहता, उसके साथ हमने विवाह कर दिया, तो आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। चलिए आगे देखिए, समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है, यह है। अब देखिए समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है, लेकिन धन सब जगह जरूरी नहीं है। देखिए धन ऐसा है कि बहुत से हमारे बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उनका हम प्रतिष्ठा होती है, उनकी गांव में एक शाख होती है, या बहुत से बड़े बड़े महाराज लोग होते हैं, बहुत से मौलवी होते हैं बड़े बड़े, या इस तरीके से बड़े व्यक्ति होते हैं, देश के प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। उनके प्रतिष्ठा का आधार क्या धन है? नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत पैसा है, जैसे कि अभी नाम सुना हो आपने, सोनू सूद का नाम सुना है। उनके पास बहुत पैसा है और उन्होंने उसको दान धर्म में खर्च किया, इससे उन्हें क्या मिल गई, प्रतिष्ठा मिल गई। तो कहीं ना कहीं पे ये क्या हो जाएगा, आंशिक सत्य है। कहीं पर धन के कारण भी प्रतिष्ठा मिलेगी और कहीं पे नहीं भी मिलेगी, उसके बिना भी आपको प्रतिष्ठा मिल जाएगी। तो ये आंशिक रूप से सत्य हो जाएगा। आगे देखिए शिक्षक का दायित्व, ध्यान देखते हैं शिक्षक का क्या दायित्व है। केवल विद्यालय के प्रति, तो ये गलत हो जाएगा, केवल विद्यालय के प्रति नहीं है, उसका उसका बच्चों के प्रति भी है, समाज के प्रति भी है। केवल स्वयं के प्रति, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, स्वयं के प्रति तो वो एक दायित्व होता ही नहीं, उसका अलग ही दायित्व है। वहां जब आप एक शिक्षक बन जाते हैं तो आपका दायित्व सबके लिए है, केवल आप स्वयं के लिए दायित्व नहीं ले सकते हैं, सभी के लिए आप, सभी की जिम्मेदारी आपके ऊपर, विद्यार्थी की जिम्मेदारी भी है, समाज की भी है, विद्यालय की भी है। विद्यालय एवं समाज के प्रति इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है। विद्यालय एवं समाज के प्रति हमारा सबसे उचित आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारा, क्या होगा, विद्यालय एवं समाज के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, शिक्षक समाज के परिवर्तन का मुख्य घटक है। शिक्षक जो होता है समाज में परिवर्तन लाता है, ये मुख्य घटक होता है। देखिए आपने चाणक्य की एक बात सुनी होगी, चाणक्य ने कहा था शिक्षक की गोद में सृष्टि और प्रलय दोनों रहते हैं, वो किसी चीज को बना भी सकता है, किसी चीज को बिगाड़ भी सकता है। जैसे कि चाणक्य का नाम आता है, चाणक्य का नाम आता है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक राजा बना दिया। वो गरीब लड़का था, उसको सिखा करके उसको राजा बना दिया, और घरानंद जो बहुत बड़ा राजा था, अहंकारी था, उसके जो साम्राज्य था उसको समूल नष्ट कर दिया। तो एक शिक्षक क्या करता है, समाज को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। तो यानी उसके अंदर जो परिवर्तन है, समाज के अंदर जो परिवर्तन उसका मुख्य घटक होगा वही परिवर्तित करेगा। तो ये पूर्ण रूप से सत्य है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 7, छात्रों में सामाजिक विकास की प्रवृत्ति का दायित्व विद्यालय पर आ गया है, क्योंकि सामाजिक जो प्रवृत्ति है विकास की, उसका दायित्व विद्यालय पर आ गया है। इसका क्या कारण है, तो छात्रों में सामाजिक विकास की प्रवृत्ति बदल गई है, इस कारण से विद्यालय पे आ जाए तो ये कहीं उचित नहीं है इतना। परिवार बहुत छोटे और एकाकी हो गए, बिल्कुल परिवार छोटे और एकाकी हो गए, व्यक्तियों में एकाकी रहने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ गई है, इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। तो छात्रों में सामाजिक विकास की प्रवृत्ति बदल गई है। तो हो सकता है ऐसा हो कि प्रवृत्ति बदल गई हो, लेकिन उससे दायित्व पूरा विद्यालय पे आ जाए ऐसा संभव नहीं है। लेकिन परिवार छोटे और एकाकी हो गए, यानी परिवार कैसे हो गए, संयुक्त परिवार की जगह क्या हो गए, एकल परिवार हो गए। जहां पहले लोग अपने दादा दादी, नाना नानी इनके साथ रहते थे, वो आज एकल रहने लग गए, पति पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं केवल। तो इस प्रकार से उनमें सामाजिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। इस कारण से विद्यालय के ऊपर दायित्व आ गया है किसका, सामाजिक विकास करने का। अच्छा देखिए, पहले हम रहते थे जॉइंट फैमिली में, आजकल हम रह रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली में। तो वही चीज इसके अंदर है कि दायित्व जो है विद्यालयों पर आ गया है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 8,
आपके घर में मेहमान आने पर आप क्या करेंगे? क्रोधित होंगे? तो ये गलत हो जाएगा, क्रोधित नहीं हो सकते हम। क्रोधित होना, दंड देना, ये तो गलत चीज़ है पूरी। अपने सामर्थ्य से बढ़कर दिखावा करेंगे तो ये भी गलत है। सामर्थ्य से ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। आप यथाशक्ति उचित कार्य करेंगे, बिल्कुल सही है। आप उदासीनता दिखाएंगे यानी उनको इग्नोर कर देंगे एक तरह से, तो ये भी नहीं, गलत है। हम यथाशक्ति उनका सम्मान करेंगे। हम चाय बिस्किट खिला सकते हैं, चाय बिस्किट खिलाएंगे। हम नाश्ता और अच्छा करा सकते हैं तो अच्छा कराएंगे, उस प्रकार से व्यवहार करेंगे। चलिए आगे देखिए। एक नेता के रूप में शिक्षक का व्यवहार कक्षा में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? नकारात्मक, नकारात्मक नहीं होना चाहिए, लोगों को डाउन कर देगा वो। कठोर भी नहीं होना चाहिए, इतना भी कठोर नहीं हो कि आप सामने वाला खत्म ही हो जाए पूरा ही। निरस्तापूर्ण, निरस्तापूर्ण भी नहीं होना चाहिए, रसी नहीं हो कोई। उत्साहपूर्ण होना चाहिए, उत्साहपूर्ण होगा तो आपको वो नेता के रूप में मानेगा व्यक्ति, आप और आपके साथ कम्युनिकेट कम्युनिकेट कर पाएगा, आपसे बातचीत कर पाएगा। तो हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए? उत्साहपूर्ण होना चाहिए। हमारा मस्तिष्क समस्त शारीरिक व मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है, ये तो छोटी सी बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है इस प्रश्न में। इसके बाद देखिए, किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। नेतृत्व का मतलब है नेता होना उसका, जिसका प्रतिनिधि करना, ठीक है, तो ये जरूरी है। सामूहिक लक्ष्य कोई एक ग्रुप बना लिया हमने और हम लेकर के उसको आगे चलते हैं, तो सीधी सी बात है, उसमें कोई ना कोई ऐसा लीडर होना चाहिए जिसकी बात सभी सुने और सभी उसका सम्मान करे, तो ऐसा होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। नेता अपने समुदाय का क्या होता है? स्वामी होता है? नहीं। शोषक होता है? नहीं, उक्त में से कोई नहीं। वो प्रतिनिधि होता है, वो उनकी बात को रखने वाला होता है नेता। जो जिन लोगों ने, जिस ग्रुप ने उसको नेता चुना है, वो उस ग्रुप की बात को आपके सामने रखने वाला होता है। आगे देखिए, अच्छे नेता महत्वपूर्ण कार्य अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सभी का कार्य स्वयं करना, गलत है। सभी का कार्य थोड़े करना, सभी से कार्य करवाना और खुद भी कार्य करना है। अधिकतम धन कमाना, ये भी गलत है। धन कमाने का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अपने पद को यथावत बनाए रखना, अपने पद को बनाए रखने के लिए अगर आप गलत कार्य भी कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। हमारा है नीति निर्माण और योजना बनाकर प्रयास करना, यानी नीति का निर्माण करना है और क्या करना है? योजना बना करके आगे बढ़ना है हमें। चलिए अगला प्रश्न देखिए। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गुण के कारण देश के नेता बने रहे, गुण पूछा है महात्मा गांधी का, तो अंग्रेजी के विरोधी थे, बिल्कुल सही है। सुंदर व्यक्तित्व, इसका कोई संबंध नहीं है। दृढ़ संकल्प शक्ति थी उनके पास, इनमें से कोई नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए, अंग्रेजी की विरोधी भावनाएं थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था दृढ़ संकल्प शक्ति थी उनके पास। उनका उद्देश्य यही था कि मुझे इनको कैसे भी करके बाहर निकालना है, तो सबसे उचित उत्तर हो जाएगा और हमारा दृढ़ संकल्प शक्ति। आगे देखिए, विद्यार्थियों में नेतृत्व गुणों का विकास इसलिए किया जाना चाहिए, कारण पूछ रहा है क्यों किया जाना चाहिए? भविष्य में नेता बन सके, हो सकता है भविष्य में नेता बन जाए। व्यक्तित्व का विकास हो सके, जनता को मूर्ख बना सके, ये तो आप काट ही दोगे। मित्रता की भावना बढ़ा सके, बिल्कुल भी होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा इसमें? व्यक्तित्व। व्यक्तित्व से अगर व्यक्तित्व विकसित होगा तो वो नेता भी बन सकता है और मित्रता की भावना भी आ जाएगी उसके अंदर, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं दोनों अपने आप सम्मिलित हो जाते हैं ऑप्शन नंबर दो में। ऑप्शन नंबर दो में, ऑप्शन नंबर एक चार कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से सम्मिलित हो जाते हैं। शिक्षक की रुचि का अध्यापन कार्य महत्व है। शिक्षक की रुचि का अध्यापन कार्य महत्व है। अच्छा, अरे मेरी इच्छा ही नहीं है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको अच्छा पढ़ा पाऊंगा क्या? नहीं पढ़ा पाऊंगा। मेरी इच्छा है, मेरे को पढ़ाना है, तो मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो इसका क्या होता है? शिक्षक की रुचि का बहुत प्रभाव पड़ता है, यानी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है इसका। छात्र के व्यवसायिक चयन में उसके माता पिता का प्रभाव पड़ता है। तो समाज में उनके पद का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, व्यवहार का प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, व्यवहार का भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। उनकी आदतों का प्रभाव पड़ता है और उनकी शिक्षा का पड़ता है। सबसे ज्यादा किसका पड़ता है? शिक्षा। जिसके परिवार में ज्यादा लोग शिक्षित होंगे, जिसके माता पिता ज्यादा शिक्षित होंगे, तो जो छात्र व्यवसाय का जो चयन करेगा वो उचित प्रकार से करेगा, अच्छे से अच्छे व्यवसाय की ओर जाएगा। अगला देखिए, एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षण कार्य के अलावा अपनी रुचि के अनुसार कार्य करना क्या करेंगे? आप शिक्षक तो है ही, लेकिन आपकी कोई किसी काम में रुचि है, जैसे बर्तन बनाने में है या गार्डनिंग करने में है, इस प्रकार के अन्य कार्य हैं उसमें, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर है, तो आप करना क्या करेंगे? तो उक्त में से कोई नहीं तो होगा नहीं। पसंद नहीं करेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, पसंद तो करना चाहिए, आपकी रुचि है वो। अपमान समझेंगे, अपमान तो समझ ही नहीं सकते आप। अपमान समझेंगे कि जैसे मान लो मिट्टी के बर्तन आप बनाने लग गए, तो अपमान थोड़ा ही हो आपका, ठीक है? आप पसंद का काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हम कुछ भी हो जाए, अगर हम शिक्षक बन जाते हैं तो हम अपनी पसंद का कार्य करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, एक शिक्षक के लिए सफल शिक्षण कार्य हेतु क्या जरूरी है? विषय पर पकड़ होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। धन दौलत, इसका कोई महत्व नहीं है। अच्छी वेशभूषा, इसका कोई महत्व नहीं है। अरे धन दौलत, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आपके सामने आ रहा हूँ, लेकिन मेरे पास विषय पर पकड़ अच्छी है, मैं आपको अच्छी तरह से समझा पा रहा हूँ। अच्छी वेशभूषा का कोई मतलब नहीं है और उसमें से कोई नहीं, कोई मतलब नहीं है इसका।
आगे देखिए, छात्रों में विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी? विद्यालय के विशाल क्रीड़ा स्थल की बिल्कुल होती है, क्रीड़ा स्थल की कहीं ना कहीं होती है, अच्छी पुस्तकों की भी होती है, समर्पित शिक्षकों की भी होती है, इनमें से कोई नहीं तो गलत हो जाएगा। समर्पित शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसके अंदर सभी चीजें आ जाएगी। शिक्षक क्या चाहता है? बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, तो क्रीड़ा स्थल में भी ले जाएगा और आपको पुस्तकें पढ़ना भी सिखा देगा, अच्छी अच्छी पुस्तकों की ज्ञान भी देगा। तो सबसे उचित आंसर कौन सा हो जाएगा कि समर्पित शिक्षकों की जरूरत होती है छात्रों के विकास में। आगे देखिए, शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपके विचार हैं, तो इसके अंदर हो जाएगा हमारे, प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए, हो सकता है कहीं लगा दे। प्राइवेट ट्यूशन पर केवल विशेष परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए और इसे कानून बनाकर दंड नहीं करना चाहिए। तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट होगा प्राइवेट ट्यूशन लेकर विशेष परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए, आपको जरूरत हो बहुत ज़्यादा तभी आप ये करें। अच्छा, बीएसटीसी वाला प्रश्न है, बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? समय पास करना नहीं है, नौकरी पाने का प्रयास बिल्कुल है, प्रतियोगी परीक्षा का अभ्यास करना यह भी है, और अध्यापन कार्य में रुचि। अब आपको एक आदर्श प्रस्तुत करना है, आप भले ही नौकरी पैसे लेने के लिए लग रहे हैं, लेकिन अध्यापन कार्य आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा वहाँ पे, ठीक है, ये आपकी पढ़ाने की इच्छा है। चलिए आगे देखिए, शिक्षक प्रशिक्षण का मूलभूत उद्देश्य पूछा है, छात्रों को पहचानने की योग्यता विकसित करना ये भी है, शिक्षकों में आवश्यक कौशल विकसित करना बिल्कुल, शिक्षकों की बढ़ती मांग की पूर्ति करना ये भी है, इनमें से कोई नहीं, ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं। सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षकों में आवश्यक कौशल विकसित करना, ठीक है ना। आवश्यक कौशल मतलब कि वो अच्छे से पढ़ा सके, इस चीज का विकास करना, उनको अच्छे अच्छे से जो मेथड्स है टीचिंग के वो सिखाना, किस प्रकार से उनको व्यवहार करना है ये सभी सिखाना, ये इसका उद्देश्य है। आगे देखिए, छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय है, भय मुक्त वातावरण बनाना, बिल्कुल सही है, भय मुक्त वातावरण होना चाहिए, छात्रों की समस्याओं से अवगत होना, ये बिल्कुल सही है, छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित करना, अनुशासनहीनता के कारणों का मालूम करना, ये भी सही है, छात्रों को कठोर दंड देना, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, कठोर दंड देना तो मैंने पहले बता दिया, दंड देना और गलत बोलना ये सब गलत है, ठीक है। सबसे बेहतरीन क्या होगा कि छात्रों के साथ हम सीधा संपर्क करेंगे और उनकी जो अनुशासनहीनता है उसके कारण को मालूम करके उनको दूर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अंतिम प्रश्न हम देख लेते हैं कि आपके छात्र कक्षा में कुछ छात्र उद्दंड है, आप उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? अनजान नहीं करना है, आपकी कक्षा के तो जानकार है आपके, बिल्कुल आपको उनके साथ ऐसे ट्रीट करना है कि वो आपकी विद्यार्थी है, तो ट्रीट अच्छे से होना चाहिए उनको। निष्पक्ष, किसी का पक्ष नहीं लेना, बिना किसी पक्ष के भेदभाव के, तटस्थ तटस्थ रहना, अपनी बात पे अड़े रहना, तो ये भी नहीं होना चाहिए, उक्त में से कोई नहीं। सबसे बेहतरीन क्या होगा हमारे? निष्पक्ष रहना, हम क्या रहेंगे? निष्पक्ष रहेंगे, किसी का पक्ष नहीं लेंगे, और जिस प्रकार से हम व्यवहार करना है उसकी जो समस्या है उसका पता लगाएंगे, उसके जो परेशानी करता है, वो शरारत करता है, तो उसका कारण का पता लगाएंगे, उसको दूर कर देंगे, तो हमारा कार्य हो जाएगा, ठीक है। आपको क्लास पसंद आई हो, समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।